मेरा नाम नताशा है। मैं 6 महीने की गर्भवती थी। सारा दिन खाना बना बनाकर अपनी सास और नंदों के आगे रखती थी। फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती थी और खुद मुझे रात का बचा हुआ बासी खाना नसीब होता था। मेरा पति बांग्लादेश में नौकरी किया करता था। एक दिन अचानक से वो घर पर आ गया। उसे देखकर मेरी सास और नंदे घबरा गई थी और जल्दी से मेरे फटे हुए कपड़े उतरवाकर मुझे अच्छे कपड़े पहना दिए ताकि मेरे पति को शक न हो जाए। वो सबसे मिले और मेरी तरफ बढ़े, मगर जैसे ही उनकी नजरें मेरे पैरों पर गईं तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराते हुए कहा कि मम्मी जी, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं अपने पिताजी के घर हो आऊं। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे में आकर बोली तो वो गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखने लगी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर तुम चली गई तो फिर घर के कामकाज कौन करेगा? मेरी सास गुस्से से दहाड़ी थी तो मैं बेचारी खामोश होकर रह गई थी। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं चाहती तो उनसे कह सकती थी कि आपकी इस घर में दो दो बेटियां हैं, वो भी तो घर के काम कर सकती है ना। जब से मेरे पति गए थे तो मेरी सास और नंदों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरे पति को बांग्लादेश गए हुए लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। इसी वजह से ही उन्होंने मेरा जीना दुश्वार किया हुआ था। उन्हें पता था कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ आसानी से कुछ भी कर सकती हैं। मेरे पिताजी का घर भी दूसरे शहर में था। मैं तो वो बदनसीब लड़की थी जिसके पास पिता के अलावा और कोई भी नहीं था, और पिता भी वो जो खुद कैंसर का मरीज था। मुझे अपने पिता से मिले हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। जब मेरे पति गए थे तो उनके जाने के 2 महीने बाद ही मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए चली गई थी, और उसके बाद से ही मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती की थी कि मैं आज तक नहीं जा सकी। मेरा अपने पिताजी को देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने इरादा किया था कि मुझे अपने मायके चले जाना चाहिए। जब मैं अपनी सास से इजाज़त लेने के लिए आई, मम्मी जी, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरे चाचा जी का भी फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मैं बोली तो मेरी आवाज़ गीली थी। मैं अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मेरे सुशील चाचा जी मेरे सगे चाचा नहीं थे, लेकिन उनका घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में मौजूद था। इसीलिए वो कभी कभी मुझे पिताजी के हालचाल बता दिया करते थे। जैसे ही मैंने अपनी सास से ये बात कही तो मेरी सास गुस्से से पागल हो गई थी। मेरे हाथ में मोबाइल था। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल खींचा और जोर से जमीन पर दे मारा था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। वो बोली कि इसी कमबख्त मोबाइल ने तुम्हारे दिमाग में न जाने क्या क्या फितूर डाला है। आज के बाद तुम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरे टूटे हुए मोबाइल की तरफ इशारा करके बोली तो मेरे दिल से आवाज़ निकली कि जब आप मेरा मोबाइल तोड़ चुकी हैं तो मैं कैसे अपने पिता से कांटेक्ट कर पाऊंगी। मैं अभी भी कुछ नहीं कह सकती थी। मेरा दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैं रोती हुई वहां से अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। अभी तक तो मैं कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार अपने पिताजी से फ़ोन पर बात कर लेती थी, और अब वो सहारा भी मुझसे छीन लिया गया था। न जाने अब मेरा क्या होना था। मैं अपने पति से और पिताजी से कैसे बात करूंगी, ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। दोपहर का समय था। दोपहर का खाना सब लोग खा चुके थे। मैंने किचन की सफाई करनी शुरू कर दी थी, इसलिए अपना गम मनाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन साफ करने लगी। मेरी 3 नंदे थीं जिन्होंने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। सबसे बड़ी नंद का नाम नीलिमा था, दूसरे नंबर वाली नंद का नाम शेफाली और तीसरी वाली नंद का नाम काजल था। जब वो तीनों एक साथ मिलती और मेरी सास भी उनके साथ मिल जाती थी तो बस मेरी तो चुप्पी हो जाती थी। मैं सिंक पर खड़ी हुई बर्तन धो रही थी कि मेरी सबसे बड़ी नंद नीलिमा आई। उसका अभी तक कहीं से कोई रिश्ता नहीं हुआ था। मेरी छोटी दोनों नंदे भी मेरी ही उम्र की थी, लेकिन अभी तक उनके भी कहीं पर रिश्ते नहीं हुए थे। नीलिमा ने कहा कि नताशा भाभी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो मुझे ऑर्डर देती हुई आई थी और ऑर्डर देने के बाद वहाँ से चली गई थी। मैं बेचारी जो सारे बर्तन अब धो चुकी थी, अब दोबारा से चाय बनाने के लिए पतीली उठाई और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी। 10 मिनट के अंदर ही चाय बन गई थी। मैं वो चाय कप में डाल रही थी कि मेरी सबसे छोटी नंद काजल भी आ गई थी। वो भी चाय की फरमाइश करने लगी तो मेरा सर ही घूमने लगा था।
सारा दिन ही मेरा इसी तरह काम करते हुए किचन में ही गुजर जाता था। मैंने हिम्मत करके काजल से कहा कि काजल, तुम अपने लिए चाय खुद बना लो। जस्ट अभी मैंने नीलिमा के लिए चाय बनाई है। मेरा सर खुद दर्द से फटा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि वो काजल, जो मुझसे पूरे 1.5 साल छोटी थी, गुस्से से पागल हो गई। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इनकार करने की? मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। वो इतना कहती हुई किचन से बाहर निकल गई थी और मैं अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई थी। मैं जान चुकी थी कि अब मेरी सास आएंगी और न जाने मुझे क्या क्या ताने देंगी। 5 मिनट गुजर गए थे तो मेरी सास मेरी उसी छोटी नंद के साथ किचन में आ गई थी और कहने लगी कि नताशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का काम ना करने की? क्या तुम में इतनी जुर्रत आ गई है? ये हमारा घर है, हम तुम्हें 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, इसे ही हमारी भलाई समझो, वरना मैं आज के आज ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और दोबारा कभी भी अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने जब ये बात कही तो मैं भीगी हुई आंखों के साथ उनकी तरफ देखने लगी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही सास है जो मेरे पति के होते हुए तो मुझसे बड़ा प्यार जताया करती थी और मेरी फिक्र करती थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। 1.5 साल में अपने पति के साथ रही थी और अब वो पिछले 6 महीने से बहुत दूर चले गए थे। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने काजल से कह दिया था कि वो अपने लिए चाय खुद बना ले। इसमें कोई परेशानी नहीं है, हर बार मैं ही सबको चाय बनाकर देती हूँ। नीलिमा ने मुझे चाय बनाने का कहा था, लेकिन मैं उसके साथ साथ शेफाली के कमरे में भी चाय दे आई थी और फिर उसके बाद ही काजल ने भी चाय का कह दिया था। मैं चाय बना बनाकर थक गई थी। मेरी बात पर मेरी सास और काजल खामोश हो गई थी। वो दोनों माँ बेटियां वहां से चली गई थी। मेरी सास भी अपने लिए चाय का हुक्म देकर चली गई थी और कहने लगी कि चलो ठीक है, अब मेरे लिए और काजल के लिए चाय बना दो। मैं जानती थी कि अभी मेरी एक और नंद शेफाली भी आ जाएगी। हालांकि मैं उसको पहले ही चाय दे चुकी थी, लेकिन वो मुझे कोई नया काम देकर चली जाएगी। मैंने चाय बना ली थी और अपनी सास के कमरे में रख आई थी। मैंने अपने लिए चाय का कप बना लिया था। मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे 3-4 दिन हो गए थे मेरी अपने पति से कोई बात नहीं हुई थी और अब तो मेरा मोबाइल भी टूट चुका था और इसका मतलब था कि अब मैं कभी भी अपने पति से बात नहीं कर पाऊंगी। मेरी सास और मेरी तीनों नंदों के पास अपने अपने मोबाइल थे, जिस पर वो ना जाने किस किस से बातें करती रहती थी। कमरे में चाय पीने के बाद मैं वहीं पर बैठी रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठकर अपने पति के पास अभी चली जाऊं या वही मेरे पास आ जाएं, क्योंकि अब उनके बिना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और मैं उनके बिना नहीं रह सकती थी। मेरा उनसे बात करने का भी कोई रास्ता नहीं था। मैं इस घर में घुट घुट कर जी रही थी, जहाँ मैं खुशी खुशी शादी करके आई थी। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी। शायद इसी वजह से ही मैं अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं थी। हालांकि उस समय मेरी सास मेरा रिश्ता खुशी खुशी लेकर आई थी, तब उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि मैं उनके बेटे की पसंद हूँ। मैं अपने कमरे में ही बैठी रही और वहीं पर ही मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी आंख खुली तो शाम का टाइम हो रहा था। मैं सोफे पर ही आंखें बंद करके लेट गई थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो हैरान रह गई थी। मैं इतने घंटे कैसे सो सकती थी? मैं फौरन से बाहर की तरफ भागी थी। शाम के खाने की तैयारी भी तो मुझे ही करनी थी। ये तो ऊपर वाले की कृपा थी कि दोपहर में मैंने सब्जी बनाकर तैयार कर ली थी। सिर्फ रोटियां ही बनानी बाकी थी। मैं भागकर किचन में आई थी और सबसे पहले आटा गूंदने लगी। अभी मैं आटा ही गूंथ रही थी कि मेरी सास भी वहीं पर आ गई थी और मुझे ना जाने क्या क्या सुनाने लगी। कहने लगी, नताशा, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मगर फिर भी तुम खाना टाइम से नहीं बनाती हो। अब मुझे भूख लग रही है, बताओ मैं क्या खाऊं? वैसे तो तुम यही चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं। मेरी सास गुस्से से बोली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं बिल्कुल उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी और अब वो मुझे ना जाने क्या क्या सुनाने लगी थी। हालांकि पहले वो रात के 8 बजे तक ही खाना खाया करती थी और अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे थे। मैंने कहा, मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, बल्कि गरम गरम खाना आपको परोसूंगी। मैंने रिक्वेस्ट भरे शब्दों में उनसे कहा तो वो कड़वी कड़वी बातें मुझे सुनाने लगी थी। इतने पर भी उन्हें सुकून नहीं आया था। वो मुझे जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसके बाद वो वहां से निकल गई थी। उन्होंने तो मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था।
कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं अपने पति के वापस आने से पहले ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। आटा गूंदने के बाद मैंने फ्रिज से दोपहर की बनाई हुई सब्जी निकाली और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया था। मैं सब्जी गर्म करने लगी थी। दोपहर में मैंने कटहल और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। दोपहर खाना बहुत ज़्यादा बच गया था, तो मैंने सोचा था कि इसी को रात को भी इस्तेमाल कर लूँगी। वैसे भी मेरी सास ने मुझे रात के लिए कोई सब्जी लाकर भी नहीं दी थी। एक चूल्हे पर खाना गर्म हो रहा था और दूसरे चूल्हे पर तवा चढ़ाकर मैं रोटियां बना रही थी। पेड़े मैंने पहले ही बना दिए थे, इसलिए रोटियां जल्दी जल्दी ही डालने लगी थी। मैं जानती थी कि अगर उन चारों माँ बेटियों को समय पर खाना नहीं मिला तो उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर देना है। वैसे भी वो छोटी छोटी बात पर हंगामा करने के लिए तैयार रहती थी। लड़ाई झगड़ा करना और शोर मचाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये सब वक्त के साथ साथ उनकी फितरत में शामिल हो चुका था। मैं उनके लिए इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बन गई थी। खाने के लिए अगर देर हो जाती तो सभी मिलकर इतना शोर मचाती थी कि मेरे हाथ पैर फूलने लग जाते थे। न जाने क्यों उन्हें इतनी भूख लगती थी कि मुझ जैसी बेचारी को तो 2 वक्त का खाना भी इज्जत से नसीब नहीं होता था। कुछ रोटियां तो मैं बना चुकी थी और कुछ बनानी अभी बाकी रह गई थी। थोड़ी देर के बाद ही मेरी सबसे छोटी नंद किचन में आ गई थी। वो अपनी बड़ी दोनों बहनों से ज्यादा बेहद बदतमीज और घमंडी थी। उसे हर चीज पर एतराज होता था और मुझसे तो जैसे उसे कोई दुश्मनी ही थी। किचन में आते ही वो चूल्हे पर चढ़ी हुई पतीली का ढक्कन हटाकर देखने लगी थी। मैं भी उसके पास ही खड़ी हुई तवे पर रोटियां बना रही थी। उसने कहा, क्या हम यही दोपहर का बचा हुआ खाएंगे? ये कटहल और आलू गोभी, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया क्या? मैंने कहा, यही खाना इतना बचा हुआ है कि हम सबको हो सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरी डिश बनाने की? मेरी बात सुनकर उसने गुस्से से प्लेट ज़मीन पर पटकी और पतीली को चूल्हे पर टेढ़ा करके चली गई थी। पतीली टेढ़ी होने की वजह से थोड़ी सी सब्जी भी चूल्हे पर गिर गई थी। मैं जो चूल्हे के बिल्कुल पास खड़ी हुई थी, मेरे पाँव पर भी गरम गरम सब्जी गिर गई थी। मेरे पाँव जलने लगे थे। सब्जी बेहद गर्म थी। जलन होने की वजह से मेरी तो चीख ही निकल गई थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस रोती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी जान निकल जाएगी, मगर मेरी छोटी नंद को तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। वो मुझे न जाने कितनी बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई और आखिर में जाते जाते वो ये कहकर गई थी कि मेरे लिए आलू के पराठे बना दो, मैं ये बासी खाना नहीं खाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा नखरे वाली थी। हर समय ही खाने में कीड़े निकालती रहती थी और मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अभी भी उसे ये एतराज़ था कि मैंने दोपहर वाली सब्जी रात के लिए क्यों रखती थी। हालांकि दोपहर में मैंने खुद ही जानबूझकर खाना ज़्यादा बना लिया था और सोचा था कि रात को यही इस्तेमाल हो जाएगा। दर्द से चिल्लाते हुए मैं उसके लिए आलू के पराठे बनाने का इंतज़ाम करने लगी थी, क्योंकि अगर नहीं बनाती तो फिर से हंगामा शुरू हो जाता, जिस पर मेरी सास भी मुझे बातें सुनाने लग जाती। मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही थी कि मैं अपनी मर्जी कर ही नहीं सकती थी। बस सबकी मर्जी के मुताबिक चलना ही मेरी जिम्मेदारी थी। पाँव में दर्द होने के बावजूद भी मैं इसकी फरमाइश पूरी करने लगी थी। मैंने आलू के पराठे बनाए और खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया था। मैं बाकी दोनों नंदों और अपनी सास का खाना भी उनके कमरे में दे आई थी। वो चारों अलग अलग अपने अपने कमरों में रहती थी और मैं अलग 5वें कमरे में रहती थी। मुझे हैरानी होती थी कि वो तीनों बहनें एक कमरे में क्यों नहीं रहती। न जाने वो क्या गुल खिला रही थी। मेरी सास को तो इस बात से भी कोई मतलब ही नहीं था। वो भी अपने आप में ही लगी रहती थी। हर समय ही फोन पर वो अपनी बहन और अपनी सहेलियों या फिर किसी रिश्तेदार से ही बातें करती रहती थी। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति से फ़ोन पर बात कर लूं। उनके पास तो नहीं जा सकती थी, लेकिन फ़ोन पर बात तो कर ही सकती थी। भले ही मेरा अपना फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरी नंदों और सास के पास तो फ़ोन था। मैंने आज तक उनके व्यवहार के बारे में कभी भी अपने पति को नहीं बताया था। हमेशा मैं अपने पति से यही कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग मेरे साथ अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मुझे इन सब के बारे में अपने पति को बता देना चाहिए। उनके जुल्म तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। मैं किचन में खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। न जाने क्यों हर समय
मेरे सर में दर्द होता रहता था। मैं सिंक पर खड़ी होकर बर्तन धो रही थी, तभी मेरी सास वहां पर आ गई और सवाल करती हुई नजरों से मुझे देखने लगी। तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। रात के 9 बज रहे हैं और तुमने लाइट भी ऑन कर रखी है। तुम्हें पता है कि बिल कितना ज्यादा आ रहा है? बिल तुम्हारे बाप को थोड़ी ना देना है, बिल तो मेरा बेटा ही जमा करेगा ना। उन्होंने मेरे पिता का जिक्र किया था तो मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मम्मी जी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे पिताजी के बारे में इस तरह की बात करें। आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। अभी मैंने इतनी ही बात कही थी कि मेरी सास तो गुस्से से पागल हो गई थी और अपनी चप्पल उतार कर मुझे मारने लगी। उन्होंने मेरी कमर पर इतनी जोरदार तरीके से अपनी चप्पल मारी थी कि मुझे बहुत खतरनाक दर्द हुआ था और ये दर्द मेरी कमर छिलता जा रहा था और वो मुझे मारती जा रही थी। मैं जमीन पर बैठी उनका दर्द बर्दाश्त कर रही थी और वो गुस्से से पागल होती हुई बस मुझे मारती चली जा रही थी। उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी कि मैं भी तो उनकी बेटियों की तरह एक लड़की ही हूँ और मेरी भी तो कोई जिंदगी है। अब हद यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। चप्पल मारते मारते शायद उनका हाथ थक गया था। वो चप्पल फेंक कर वहीं खड़ी हो गई थी और चिल्लाते हुए बोली, अगर दोबारा मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश की तो तेरी जुबान ही खींच लूंगी, समझी तुम? वो किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह मुझ पर गुर्राने लगी थी। मैंने उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करें जितना वो खुद ना सह सकें, लेकिन उन्हें तो कोई होश ही नहीं था। वो तो इंसानियत को जैसे भूल कर ही बैठ गई थी और उल्टी सीधी बातें करने के बाद वो किचन से बाहर निकल गईं। मेरे पाँव पहले से ही जले हुए थे और अब वहां पर भी छाले निकलने लगे थे, क्योंकि मैंने उस समय कोई दवा नहीं लगाई थी और मैं वहीं पर अपना काम खत्म करने लगी थी। अब तो मेरे सारे शरीर में चप्पल खाने की वजह से बेहिसाब दर्द हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से जमीन से उठी और किचन का दरवाजा बंद करती हुई अपने कमरे में पहुंच गई थी। कमरे में जाते ही मैं कुर्सी पर बैठ गई थी और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अंगद, आप कहाँ चले गए हैं? आप नहीं जानते कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी माँ और बहनें मेरा क्या हाल कर रही हैं। मैं रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। मुझे दर्द का एहसास बेचैनी से हो रहा था, मगर मेरे पास कोई भी दवाई नहीं थी और ना ही इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र थी। मैं अपने जख्मों पर दवाई लगाना चाहती थी ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। ये शायद दवाई लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि दवाई तो बाहर के जख्मों पर लगाई जाती है। अंदर के जख्मों का इलाज तो सिर्फ शब्दों से होता है और शब्दों की दवाई मेरे पास नहीं थी। मेरे घर में तो शब्दों में जहर मिलता था, जो अब धीरे धीरे मेरे सारे शरीर में फैलता जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी जिंदगी बेहद मुश्किल से गुजर रही थी। कुछ देर तक मैं वहीं पर बैठी रोती रही थी और फिर उठकर बाथरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकली तो कुछ फ्रेश फ्रेश महसूस कर रही थी। मैं फिर से बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी और हाथ जोड़कर छत की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी अभी कितनी और परीक्षा बाकी रह गई है। मेरे पति कब आएंगे? कब उनसे मेरी बात होगी? कब मेरी जिंदगी आसान होगी? कब मेरी जिंदगी से परेशानियां खत्म होंगी? मैं सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे न जाने क्यों बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। थोड़ी देर ऊपर वाले से शिकायतें करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई थी और फिर ऊपर वाले से फरियाद कर रही थी, क्योंकि ऊपर वाले के सिवा अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। एकले देकर मेरे पास मेरे पिताजी का ही रिश्ता था और मेरी सास ने कह दिया था कि मैं अपने पिता से भी नहीं मिल सकती। अगर मैं अपने पिता से मिलने के लिए चली गई तो वो मुझे वापस इस घर में आने की कभी इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने बोल दिया था कि इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे पिताजी अपनी जवानी के दिनों में लाइब्रेरियन थे। अब भी उन्हें महीने में थोड़ा बहुत वजीफ़ा मिल जाता था, जिनसे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। और मेरे पति हर महीने अपनी सैलरी में से एक फिक्स रकम हमें भेज दिया करते थे, तो हम 5 औरतों का गुजारा भी अच्छे से चल रहा था। बाकी तो सब ठीक था, सिवाय मेरे दिल की दुनिया, जो कि दिन ब दिन उजड़ती जा रही थी। फिर मैंने प्रार्थना के लिए अपने हाथ उठा दिए थे और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और फिर से रोने के लिए बैठ गई थी। मैं बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि वो सब कुछ ठीक कर दे। मेरे पति तो मेरे पास नहीं थे।
उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला था कि मैं गर्भवती हूँ और मैंने उन्हें ये खुशी की खबर मोबाइल पर ही दे दी थी। वो बहुत ही खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूं, मैं खुश रहा करूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मुझे अपने पति की याद के साथ साथ अपने पिताजी की भी याद आने लगी थी। पिताजी ने मेरी शादी बड़ी मुश्किल से की थी। वो शादी से पहले मुझसे हमेशा कहते रहते थे कि बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, तुम्हारी शादी के लिए अच्छा दहेज और फर्नीचर खरीदूंगा। और फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उन्होंने मेरे लिए दहेज खरीदा था। मैं जानती थी कि मैं इस नरम मुलायम बिस्तर पर सोती हूँ और वो इस सर्दी में भी पतले से बिस्तर में ऊपर से चादर ओढ़कर सोए हुए होंगे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले पड़ चुके थे। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था और माँ जब मैं 12 साल की थी तभी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। हमारे घर में बेड नहीं था बल्कि चारपाइयाँ ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे दहेज में डबल बेड दिया था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। एक तरफ मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही थी और दूसरी तरफ मुझे मेरे पति की याद सता रही थी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैंने क्यों इतने दिनों से उन्हें फ़ोन तक नहीं किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया गया है और वो भी उनकी माँ ने तोड़ा है। रोते रोते न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला था। मैं नींद की वादियों में खो गई थी। सुबह मेरी आंख सूरज के पहली किरण पर खुल गई थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही जल्दी सुबह सवेरे उठने की आदत थी। फिर उठते ही मैं घर के सारे कामों में लग जाती थी। उस दिन भी मैं सबसे पहले आंगन की सफाई करने के लिए कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने झाड़ू उठाई और सर्दी में ही आंगन की झाड़ू लगाने लगी थी। मेरी सास को ये पसंद नहीं था कि सुबह सवेरे आंगन की सफाई न हो, इसलिए मैं सुबह सवेरे सारा काम कर दिया करती थी। मेरी नंदी तो अपने अपने कमरों की सफाई भी मुझसे ही करवाया करती थी और दोपहर को लगभग 12 बजे तक वो सोकर उठती थी। इस पूरे बड़े घर का काम मैं अकेले ही किया करती थी। वो तो बस यहाँ पर मेहमानों की तरह ही जिंदगी गुजार रही थी। आंगन की सफाई करते करते मुझे लगभग 1 घंटा गुजर गया था, क्योंकि हमारे आंगन के बीचों बीच एक आम का पेड़ भी था। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था और पत्ते बहुत बिखेरता था, इसलिए उसको चुनते चुनते मुझे इतना समय लग गया था कि अब धूप भी थोड़ी तेज होने लगी थी और मेरी सास भी जाग चुकी थी। मैं आंगन की सफाई करने में लगी हुई थी। अचानक से मेरे सर पर एक पत्थर आकर लगा तो मैं ऊपर की तरफ देखने लगी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी। पत्थर फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वो वही बदतमीज पड़ोसी था जो हर समय घटिया हरकतें करता रहता था। उसने छोटा सा पत्थर इसीलिए फेंका था कि मैं उसकी तरफ देखूं, और अब वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया था। मेरा दिल तो कर रहा था कि कहीं से उसे एक भारी भरकम पत्थर उठाकर दे मारूं, जिससे उसके दिमाग पर चोट लगे। लेकिन मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने फौरन ही दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे मेरी सास खड़ी हुई थी। उनके हाथ में झाड़ू था। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम जरूर किसी से इश्क लड़ा रही होगी, किसी से नैन मटक्का कर रही होगी। आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख भी लिया। उन्होंने मुझे झाड़ू मारते हुए कहा तो मेरी चीख निकल गई थी। मैंने कहा, मम्मी जी, आप गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रोने लगी थी क्योंकि मैं अपने ऊपर गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि मैं तो बस सफाई कर रही थी, मगर वो तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो ऐसी ही थी, जब मुझे मारने पर आ जाती थी तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। वो मुझे झाड़ू से बस मारे जा रही थी। मुझे अपने बाजू में खराशें महसूस हो रही थी। मुझे दर्द हो रहा था। मेरे शरीर पर तो कपड़े थे, इसलिए शरीर सलामत था, लेकिन फिर भी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। मैं रोती रही, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। वो मुझे चरित्रहीन होने के साथ साथ और न जाने बहुत कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि जब मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं उसे तेरी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगी कि तू किस तरह मोहल्ले के लड़कों को ताड़ती रहती है। मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वो तेरी इन हरकतों की वजह से तुझे तलाक दे दे। मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। उनकी ये शब्द सुनकर तो मैं उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि नहीं मम्मी जी, भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए।
आपकी भी तो 3-3 बेटियां हैं ना, आप उनके बारे में ही सोच लीजिए। जैसे ही मैंने उनसे ये बात कही, तो मेरी सास को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटियों को अपने आप से मिलाते हुए, कहाँ मेरी बेटियां और कहाँ तू? मेरी बेटियां तेरे जैसी नहीं है, अब निकल जा यहाँ से। अगर तू मुझे दोबारा आंगन में नजर आई तो तेरी खैर नहीं है। जैसे ही मेरी सास ने मुझे वहां से जाने का कहा, तो मैं फौरन से वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ भाग आई थी। इस हालत में मेरी सास ने मुझे पीटा था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो तो दिन ब दिन मुझ पर जुल्म करती जा रही थी। मेरी प्रेगनेंसी का अब 7वां महीना शुरू होने वाला था और अब डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे। मुझे कमरे में आए हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि मेरी बीच वाली नंद अचानक वहां पर आ गई। वो मुझे अपने लिए नाश्ता बनाने का कह रही थी। सबके लिए नाश्ता बनाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। कोई भी अपने हाथ से एक दिन भी नाश्ता बनाकर नहीं खा सकती थी। मैं किचन में आ गई और नाश्ता बना रही थी, साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति से बात करूं। मैंने सोचा था कि खाना बनाने के बाद जब मेरी सास का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं उनसे मोबाइल मांग लूंगी और अपने पति से बात करूंगी। वक्त गुजरता जा रहा था। दोपहर को ही मुझ में इतनी हिम्मत हुई थी कि मैं मोबाइल लेने के लिए अपनी सास के कमरे में पहुंच गई थी। वो अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं उनके पास ही जाकर खड़ी हो गई थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो कब फ़ोन बंद करें। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने कॉल बंद की, तो गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई हो? क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? वो कभी ठीक से बात करती ही नहीं थी। हर समय गुस्से में ही मुझसे बात करती थी और अभी भी रोज़ के जैसे ही बात कर रही थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की और कहा कि मम्मी जी, मेरा मोबाइल तो टूट गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे अंगद को कॉल करनी है। कई दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्हें मेरी फ़िक्र हो रही होगी। मैं बस उनसे उनके हालचाल पूछकर मोबाइल आपको वापस लाकर दे दूँगी। ज़्यादा देर तक बात भी नहीं करूँगी। बस मेरा इतना ही कहना था कि मेरी सास ताना देते हुए अंदाज में हंसने लगी और बोली, बड़ी आई पति की हमदर्दी करने वाली, उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे लड़कों से नैन मटक्का करती फिर रही है और अब मेरे सामने ऐसे जाहिर कर रही है जैसे तुझे मेरे बेटे से बड़ी मोहब्बत है। तुम बस इंतजार करो, बस एक बार मेरे बेटे को आने दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से कैसे अलग करती हूँ। ये कहते ही उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकल जाने का कहा था। मैं रोते हुए उनके कमरे से बाहर निकल आई थी। इस बार मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्हें हमेशा वही करना होता था जैसा वो चाहती थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे के अलावा इस घर में मेरा कुछ नहीं था। मैं वहीं पर आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल फटने को था। अब मुझ में और भी जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का 1 बज रहा था और मुझे दोपहर के खाने का ख्याल आया, तो मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं तो सही तरीके से अपना गम भी नहीं मना सकती थी। मुझे ये लोग इतना भी मौका नहीं देते थे। दोपहर के खाने में मेरी बड़ी नंद ने पुलाव बनाने का कहा था। मैं उसकी फरमाइश पर उसके लिए मटर पुलाव बनाने लगी थी, लेकिन खाना बनाते बनाते तो मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से खाना तैयार हो जाए और मैं डटकर खा लूं। वैसे भी मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद था, लेकिन आज तक मैंने अपनी मर्जी से कभी भी कुछ नहीं बनाया था। ये तो मेरी नंद की मेहरबानी थी कि उसे मटर पुलाव पसंद था और आज उसी के कहने पर ही पुलाव बन रहा था। खाना तैयार हो गया तो वो सारी की सारी किचन में आ गई थी और मुझे वहां से जाने का कह दिया था। मैं खाना तैयार करने के बाद सलाद वगैरह काट रही थी और वो भी तैयार करके मैंने रख दिया था और प्लेट्स भी धो दी थी। अब सिर्फ खाना सर्व करने का ही इंतज़ार था। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया और कह दिया कि मेरा इस खाने पर कोई हक नहीं है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ और नौकरानी को तो बचा हुआ खाना दिया जाता है। अब मैं काम खत्म कर चुकी हूँ, तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। मैं रोते हुए फिर से अपने कमरे में आ गई थी। न जाने उन्हें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने तो मेरी सारी ज़िंदगी ही दुश्वार करके रख दी थी। मेरा दिमाग फट रहा था। एक तो मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह मुझे नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ था। उस समय भी जब मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, तो मेरी सास वहीं पर आकर मुझे बाहर निकाल चुकी थी और अभी भी उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया था और कह दिया था कि मैं रात का ही बचा हुआ खाना खा लूंगी।
वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और आखिरकार रात का समय भी आ गया था। रात का खाना भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। मैं नहीं जानती थी कि ये भी मुझे नसीब होगा या नहीं। वैसे भी मुझे कभी कभी दिन में 2 टाइम तो कभी एक बार ही खाना नसीब होता था। ये कोई नई बात तो नहीं थी। मुझे अब इन चीज़ों की आदत होने लगी थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि रात को उन्होंने मुझे खाने से नहीं रोका था। ये बात अलग थी कि मैंने उनका बचा हुआ खाना ही खाया था। लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब इंसान को भूख सताती है तो इंसान अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर लेता है। मेरा भी यही हाल था। मैंने उन लोगों के आगे का बचा हुआ खाना ही खाया था। वो तो सब की सब अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं अभी किचन में लाइट जलाकर किचन साफ करने में लगी हुई थी। सारे बर्तन बिखरे पड़े थे, यहाँ तक कि हर तरफ उधम मचा हुआ था, क्योंकि मेरी छोटी नंद ने रात के खाने में अपने लिए डोसा बनाया था। वैसे तो घर के सारे काम मैं ही करती थी, लेकिन कभी कभी वो मोबाइल से कोई डिश बनाना सीखती थी तो फिर खुद ही बना लेती थी। वो किचन का सत्यानाश करके रख देती थी। हर तरफ सामान फैला हुआ होता था। वो कोई भी काम करने में इतनी ज्यादा गंदगी कर देती थी कि हर तरफ बर्तन बिखरे हुए होते थे, जिन्हें समेट समेट कर मैं थक गई थी। सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। उसने जो बर्तन डोसा बनाने में इस्तेमाल किए थे वो भी नहीं धोए थे और रात के खाने वाले बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे। वो तो डोसा बनाने में ज्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन न जाने क्यों उसने इतने बर्तन भर दिए थे जिन्हें धो धोकर अब मैं थक चुकी थी। सिंक पर बर्तन धोते धोते मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। मुझे बेहद आराम की जरूरत थी, लेकिन इस घर में तो मुझे सुकून की सांस नसीब नहीं थी, तो फिर आराम कैसे मिल सकता था। मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा था। अचानक से वहीं पर मेरी सास आ गई। उनके हाथ में मोबाइल था। उन्होंने कहा, नताशा, अंगद की कॉल आई थी, वो तुमसे बात करना चाह रहा है। मैं अपनी सास की बात सुनकर खुश हो गई। मैंने उनकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देखा। उन्होंने मेरी इस खुशी का फ़ायदा उठाते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी अंगद से बात करवा दूंगी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो मैं उनकी तरफ सवाल करती हुई नज़रों से देखने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगी कि घर में तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि हर बार की तरह इस बार भी यही कहोगी कि तुम बहुत खुश हो और बिल्कुल ठीक हो। अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की तो फिर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई थी और मैंने फौरन कह दिया था कि मम्मी जी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए। मैं रोते हुए बोली कि मैं अपने पति से बात करने के लिए तड़प रही हूँ, प्लीज़ मेरी एक बार उनसे बात करवा दीजिए। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास ने मोबाइल पर मेरे पति का नंबर डायल कर दिया था और मोबाइल मेरे हवाले कर दिया था। जैसे ही दूसरी तरफ कॉल उठाई गई तो मैं किचन से बाहर निकलने लगी ताकि अकेले में अपने पति से बात कर सकूं। तभी पीछे से मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया था और वहीं पर खड़े रहने का इशारा किया। मैं वहीं पर खड़ी रह गई थी। मैं उनके सामने क्या बात कर सकती थी, बस अपने पति की तबीयत वगैरह ही पता कर ली थी। वो मुझसे कह रहे थे कि नताशा, तुम्हारी आवाज़ मुझे कुछ अजीब सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी सोकर उठी हूँ। मैं अपनी सास के होते हुए अपने पति से और कुछ भी नहीं कह सकती थी, और अगर वो ना भी होती तो फिर भी मैं अपने पति से कुछ नहीं कहती। मैं जानती थी कि अगर मैंने अंगद को कुछ भी बताया तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मैंने उनसे 5 से 10 मिनट की बात की थी तो मेरी सास इशारा करने लगी कि मैं मोबाइल बंद कर दूं। मैंने अपने पति से यही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल के बारे में पूछा था तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बताया था कि मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वो टूट गया। मैं उनको सच तो नहीं बता सकती थी। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने भी कहा था कि वो इस महीने जब मुझे पैसे भेजेंगे तो मैं अपने लिए एक नया मोबाइल खरीद लूं। उनकी बात सुनकर मैं खुश तो हो गई थी। मेरी सास भी वहीं पर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं समझी थी कि शायद वो अपने बेटे की बात मान लेंगी और मुझे नया मोबाइल दिलवा देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। समय गुजरता जा रहा था और महीने का आखिरी समय भी आ गया था। मेरे पति ने अपनी सैलरी भिजवा दी थी। मैंने अपनी सास से मोबाइल के बारे में कहा तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की।
मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सास की बात सुनकर मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मैं उनसे और कुछ भी नहीं कह पाई थी। वैसे भी मैं जानती थी कि वो मुझे मोबाइल लेकर नहीं देंगी। मैं तो बस ऐसे ही एक चांस मार रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अब मेरी जुबान से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं गूंगी होकर रह गई थी। मैं जानती थी कि अब मेरी यही जिंदगी है। न जाने मेरे पति कब वापस आएंगे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे और मैं हर दूसरे तीसरे दिन नई तकलीफ का शिकार होती थी। मैंने अपने पति से दोबारा बात नहीं की थी। एक बार मैं शाम के समय अपनी सास के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वो मेरे पति से ही बात कर रही थी। मैंने अपने पति की आवाज़ छुपकर सुन ली थी। वो अपनी माँ से पूछ रहे थे कि क्या अभी तक नताशा ने मोबाइल नहीं लिया। तो मेरी सास ने उनसे यही कह दिया कि बेटा, मैं तो उससे कहती हूँ कि उसका मोबाइल टूट गया है, वो मुझसे पैसे ले ले और जाकर अपने लिए मोबाइल ले आए, मगर तुम्हारी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि मुझे मोबाइल लेना ही नहीं है, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। मेरी सास ने अंगद से झूठ बोल दिया था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक हफ्ते के बाद मेरी बड़ी नंद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मुझे सख्ती से कहा कि मुझे खाने में बहुत कुछ अच्छा बनाना है और वो भी बहुत अच्छा बनाना है। मैं बहुत खुश हो गई थी। पहले ही मेरी नंदे और सास मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल से उनके लिए प्रार्थना ही निकलती थी कि मेरी बड़ी नंद का रिश्ता हो जाए। उस बेचारी की उम्र दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज शनिवार का दिन था और रिश्ते वालों को रविवार के दिन आना था। शायद लड़का कोई सरकारी ऑफिसर था। कोई बड़ी पोस्ट पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी खाते पीते परिवार से संबंध रखते थे। मेरी सास और मेरी नंद बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने सारा राशन वगैरह मुझे मंगा कर दिया और मैं सवेरे से ही खाना बनाने में लग गई थी। मैंने मुश्किल काम एक दिन पहले ही करके रख दिए थे। मैंने सोचा था कि रविवार के दिन ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। दोपहर को ही वो लोग हमारे यहाँ दोपहर के खाने पर आ रहे थे। सुबह सवेरे से ही काम करते करते मैं थक गई थी। काम 12 बजे तक ख़त्म हुआ तो मैं नहाने के लिए कमरे में पहुँच गई थी। काम करने की वजह से मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे और पसीने की बदबू भी आ रही थी, इसलिए मैंने नहाकर कपड़े चेंज कर लिए थे। थोड़ी देर बाद रिश्ते वाले भी आ गए थे। मैं किचन में गई और उनके लिए चाय बनाने लगी। मैंने चाय बनाई तो वहीं पर मेरी नंद भी आ गई थी और कहने लगी कि मैं लेकर जाऊंगी। मैंने चाय की ट्रे उसके हवाले कर दी थी और उसके साथ साथ चल दी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो लड़के की माँ मुझे देखने लगी। लड़का भी घूर घूर कर मुझे देख रहा था। शायद उन्होंने समझा था कि मैं ही लड़की हूँ। हालांकि चाय की ट्रे तो मेरी नंद ने अपने हाथ में ली हुई थी। लड़के की माँ ने मुझे अपने पास बैठने का कहा तो मेरी सास अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी थी। उन्होंने कहा, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। पता नहीं क्या देखकर उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। क्या उन्हें मेरा इतना बड़ा पेट नज़र नहीं आ रहा था? शायद मैंने अनारकली फ्रॉक पहना हुआ था, इस वजह से ही उनको मेरा पेट नज़र नहीं आ रहा था। और उन्होंने ये कहा तो मैं जल्दी से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मेरी सास गुस्से भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर उन्होंने रिश्ते वाली आंटी से कहा कि ये तो मेरी बहू है। तो वो फ़ौरन ही वहाँ से चली गईं और कहने लगी कि उनको उनकी बेटियों में से कोई भी पसंद नहीं आई है। उनके जाते ही मेरी सास ने मेरी वो पिटाई की थी कि आज तक उन्होंने मेरी इतनी पिटाई नहीं की थी। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। रिश्ते वाली औरत ने खुद ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे पीटे जा रही थी। मेरी बड़ी नंद ने तो हद ही पार कर दी थी और आज जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठा दिया था। भले ही मैं उससे उम्र में छोटी थी, लेकिन रिश्ता तो मेरा ही बड़ा था। लेकिन उसने तो रिश्ते का भी कोई लिहाज नहीं किया था। मैं उसकी भाभी थी। वो अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे पीट रही थी। मेरी सास कहने लगी कि मनहूस औरत, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी सास मुझे मारने के साथ साथ चिल्ला भी रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरी जुबान गूंगी होकर रह गई थी। मैं ऐसे मतलबी लोगों से बात भी नहीं करना चाहती थी। मुझे उन्होंने मार मार कर अधमरा कर दिया था और वो गर्मा गर्म चाय जो मैं मेहमानों के लिए लेकर आई थी, वो भी मेरे पैरों पर जानबूझकर डाल दी गई थी। मेरे तो पैर पहले ही जले हुए थे, जिनके जख्म आज तक ठीक नहीं हो पाए थे और अभी तक दाग भी बाकी थे, और एक बार फिर से चाय गिरने की वजह से वो जल गए थे। मैं दर्द से चिल्ला उठी थी। वो चाय के कप मेरी छोटी नंद ने मेरे पैरों पर उंडेल दिए थे
और कुछ देर के बाद मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। मैं आंगन में बैठी हुई थी और दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने जैसे ही नज़र ऊपर करके देखी तो पड़ोसन भी खड़ी थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। मैं फ़ौरन ही अपने कमरे में भाग आई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मेरा कोई हमदर्द नहीं था। कोई मेरी तकलीफ़ को समझने वाला नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। मुझे इतना समय बीत गया था, मैंने अपने पति से भी बात नहीं की थी और ना ही अपने पति से मिली थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। ना ही कोई खुशी थी और ना ही कोई सुकून था। बस गम का एक दलदल था जिसमें मैं धंसती चली जा रही थी। मेरी सास और नंदे मेरी सास के कमरे में बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझे गालियां दे रही थी। वो गालियां मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। समय गुजरता ही गया, क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। इस हादसे को भी 2 से 3 दिन हो गए थे। दोपहर का समय था। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे हैरानी हुई थी कि आखिर इस समय कौन आ गया। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगी तो मेरी छोटी नंद, जो अभी अभी किचन में आई थी, मुझे वहीं पर रोककर खुद दरवाजे की तरफ चल दी थी। मेरी बाकी की दोनों नंदें भी खाना खाने के लिए किचन में आ गई थी। तभी अचानक मेरी छोटी नंद काजल के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिस पर मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। वो भी अपने बेटे की तरफ दौड़ गई थी। मेरी दोनों नंदें अपने भाई को देखकर हैरान रह गई थी। मैं फटे पुराने कपड़ों में शामिल थी और खाना बना रही थी, और उनके कपड़ों से लग रहा था जैसे वो कोई काम नहीं करती। किचन के 2 दरवाजे थे। वो पिछले दरवाजे से मुझे मेरे कमरे में ले आई थी और जल्दी से मुझे कपड़े चेंज करने के लिए कहा था। मैं घबरा गई थी। मेरी बीच वाली नंद शेफाली ने मुझे अपने कपड़े दे दिए थे। वो मेरे पति के सामने ये जाहिर करना चाहती थी कि मैं बड़े अच्छे से यहाँ रह रही हूँ। मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जैसा उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने वैसा ही कर लिया था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से मिलना चाहती थी और उनके आने पर बेहद खुश हुई थी। थोड़ी देर बाद मैं नंदों के साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। अपने पति को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं किस मुश्किल में अपने पति से मिली थी, और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़े तो सबसे पहले उनकी नज़र मेरे पैरों पर गई थी। मेरे पैरों पर छाले निकले हुए थे और पहले वाले दाग भी साफ दिखाई दे रहे थे, और उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ था कि मैंने टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी, जिसको मैंने कपड़े के टुकड़े की मदद से जोड़कर पहना हुआ था। वो लोग मेरे साथ ऐसा ही करती थी। उन्होंने मुझे सुकून से नहीं रहने दिया था और ना ही कभी मेरा ख्याल रखा था। कपड़े बदलते समय उन्हें ये ख्याल नहीं आया था कि मेरी चप्पल भी टूटी हुई है। वो भी वही चप्पल है जो मैंने अपने पति के साथ ही खरीदी थी। उन्होंने मेरे पैरों की तरफ देखा तो मेरी सास और मेरे नंदों का गला सूखने लगा था, क्योंकि मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मेरे पति पूछने लगे थे कि क्या हुआ है। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझसे गर्म चाय गिर गई थी, वो भी गलती से। मगर वो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ये सब गलती से नहीं हो सकता। ये लग रहा है कि तुमने या किसी और ने जानबूझकर तुम्हारे पैरों पर चाय फेंकी है। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी और लगातार इनकार ही कर रही थी। मेरी सास और नंदों को भी लग रहा था कि कहीं मैं उनके राज न खोल दूं। वो लोग डर रही थी। मेरे पति मेरे पैरों में मौजूद छालों को भी नज़रअंदाज कर लेते, मगर टूटी हुई चप्पल की बात और है। मैं उनको कोई झूठी कहानी सुना रही थी, मगर फिलहाल अंगद ने खामोशी से मेरे जले हुए पैर की तरफ देखा था। उनको मेरी फिक्र हो रही थी। एक बार फिर से आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे पति दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गए थे। वहां पर वही पड़ोसन खड़ी हुई थी जो मुझ पर होने वाले जुल्मों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसकी छत हमारी छत से मिली हुई थी। वो अक्सर कभी कभी अपनी ही छत पर चढ़कर मुझ पर होने वाले अत्याचार देखती रहती थी। शायद आज उसने मेरे पति को आते हुए देख लिया था। मेरे पति के आते ही उसने एक ऐसी बात मेरे पति से कही थी कि वो अपनी माँ पर गुस्सा करने लगे थे। हमारी पड़ोसन ने मेरे पति को सब कुछ सच सच बता दिया था कि मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरी सास और नंदों ने मुझ पर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मेरे पति को ये सब सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि पड़ोसन सच कह रही है, और उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो समझता था कि आपने नताशा को दिल से स्वीकार कर लिया है। अगर ये आपको पसंद नहीं थी तो फिर क्यों आपने मेरी शादी इसके साथ करवाई थी? मेरे पति गुस्से से बोले थे।
उनकी आवाज़ भी गीली हो रही थी। वो मर्द होने के बावजूद भी मेरी वजह से गीली आवाज़ के साथ अपनी माँ से लड़ाई कर रहे थे। मेरी सास और नंदे कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि अब उनकी बोलती जो बंद हो गई थी। फिर मेरी सास के पास झूठ बोलने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि बहू, हमें माफ़ कर दो। उन्होंने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और बोली, बेटा, मुझे ये लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी, इसलिए ही मुझसे गलती हो गई। मेरे पति ने कहा कि नहीं, आपसे गलती नहीं हुई, बल्कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आप जानती हैं कि ये गर्भवती है, फिर भी आपने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात सुनकर मेरी सास डर गईं और मेरे पति के पैरों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली कि नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुम मेरा इकलौता सहारा हो। मुझे एहसास हो गया कि इस पर जुल्म करने की वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। ये कहते ही वो मेरे पैरों में गिर गईं। मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। शायद उन्हें सच में एहसास हो गया था और वो भी चोरी पकड़े जाने पर बौखला गई थी कि कहीं उनका कमाऊ बेटा उनके हाथ से ना निकल जाए। मैंने अपनी सास को कंधों से थाम लिया था, उन्हें खड़ा कर दिया था। मैंने कहा, मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं, मेरे पति की माँ हैं। मेरे पति अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि मैं इन लोगों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। फिर वो मुझे लेकर कमरे में आ गए थे, तो मैंने उन्हें सब कुछ सच-सच बता दिया था। वो मुझसे माफ़िया माँग रहे थे। हालाँकि इसमें तो उनका कोई दोष भी नहीं था, वो बहुत अच्छे थे। मेरा दिल बेहद खुश हो गया था क्योंकि वो हमेशा-हमेशा के लिए ही वापस आ गए थे और अब तो हमारा बच्चा भी उनकी मौजूदगी में होने वाला था। मैं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी, जब मैं अपनी पति की मौजूदगी में अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। और अब उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और दूसरों के हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खुद यहाँ रहकर मेरा ख्याल रखेंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब मैं अपने पति के होते हुए अपने ही घर में आराम से रहती थी क्योंकि मेरे पति को एहसास हो चुका था कि मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी अपने खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया था। इस वजह से वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने घर में नौकरानी रख ली थी और मेरे पति के होते हुए मेरी सास और नंदों की हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझ पर पहले जैसे अत्याचार करें। सच ही कहते हैं कि एक न एक दिन समय बदलता ज़रूर है, जैसा मेरा बदल चुका है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।